नमस्कार दोस्तों, स्टडी इन बिहार के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की राजनीति के एक ऐसे अध्याय को डिकोड करने वाले हैं जिसने सबको चौंका दिया है। देखिए, बिहार, उड़ीसा और अब बंगाल, इस ऐतिहासिक त्रिकोणीय जीत ने पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को पलट कर रख दिया है। लेकिन जो सतह पर जश्न दिख रहा है ना, वो सिर्फ एक आइसबर्ग का सिरा भर है। असली कहानी और असली खतरे तो पानी के नीचे छिपे हैं। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और इस ऐतिहासिक जीत के असली मायने समझते हैं। चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होती है। जरा सोचिए, ये वो राज्य है जिसने इतिहास में मुगलों और ब्रिटिश साम्राज्य तक को कड़ी चुनौती दी थी। इस राज्य पर शासन करना कोई हंसी खेल नहीं है। जश्न अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां सत्ता को सफलतापूर्वक चलाना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी सिचुएशन को इन 6 अहम पॉइंट्स के जरिए समझेंगे। ऐतिहासिक जीत और चेतावनी, क्षेत्रीय पहचान का सम्मान, उद्योग और रोजगार की वापसी, सुशासन और कानून व्यवस्था, अंदरूनी गुटबाजी और अल्पसंख्यक, और आखिर में बात करेंगे बंगाल की आगे की राह पर। तो चलिए सीधा पहले पॉइंट पर आते हैं, ऐतिहासिक जीत और बड़ी चेतावनी। जिस तरह से लोकसभा में जनता ने सत्ताधारी दल को एक कड़ा मैसेज दिया था, ठीक वैसा ही वेकअप कॉल यहां क्षेत्रीय पार्टियों को मिला है। चुनावी नतीजे सच में हैरान करने वाले रहे। मतलब किसी ने सोचा था कि ममता बनर्जी और सायुनी घोष जैसे कद्दावर चेहरे हार जाएंगे। वहीं शुभेंदु अधिकारी और क्रिकेटर अशोक डिंडा ने बाजी मार ली। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तो आम चेहरों की जीत रही। 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाली कलिका मांझी और आरजी कर मामले में मददगार रीना देवनाथ को जनता ने अपना नेता चुना। और हाँ, वो सायोनी घोष बनाम योगी आदित्यनाथ की वायरल बहस और शिवलिंग से लेकर हनुमान चालीसा तक का वो ध्रुवीकरण, ये सब इस चुनाव के एकदम सेंटर में रहा। लेकिन देखिए, जीत सिर्फ पहला कदम होता है। असली गेम तो सत्ता संभालने के बाद शुरू होता है। डॉक्टर मयूरिका दास के पावर साइकोलॉजी को ही ले लीजिए। उनका कहना है कि राजनीति में सर्वाइव करने के लिए मैकियावेली, चाणक्य और रॉबर्ट ग्रीन की रणनीतियों को समझना बहुत जरूरी है। जो शांत रहकर अपनी ताकत बढ़ाना जानते हैं, वही इस पॉलिटिकल रणभूमि में टिक पाते हैं। और यही बात हमें हमारे दूसरे सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर ले आती है, क्षेत्रीय पहचान का सम्मान। बंगाल का मिजाज बाकी राज्यों से थोड़ा अलग है। एक तरफ है एक नेशन वाइड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और दूसरी तरफ है बंगाल की अपनी बेहद उग्र, भावुक और गहरी क्षेत्रीय पहचान। यहाँ के बुद्धिजीवी और आम नागरिक अपने कल्चर को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। तो नई सरकार को बहुत ही बारीकी से ये समझना होगा कि उनकी राष्ट्रीय नीतियां बंगाल की इस मजबूत लोकल आइडेंटिटी से बिल्कुल ना टकराएं। अब इसे एक ट्रैजिक आयरनी ही कहेंगे कि एक समय था जब भारत की इकोनॉमी में बंगाल और बिहार इंजन का काम करते थे। सोचिए, उपजाऊ जमीन और साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने वाले इतने शानदार पोर्ट्स। इसके बावजूद ऐतिहासिक गवर्नेंस फेलियर्स की वजह से आज ये पूरा रीजन विकास की दौड़ में काफी पीछे छूट गया है। इसी वजह से हमारा तीसरा पॉइंट बहुत सीरियस हो जाता है, उद्योग और रोजगार की वापसी। क्योंकि बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के कोई भी पॉलिटिकल जीत अधूरी ही मानी जाती है। इसके इतिहास को समझने के लिए जरा 1970s के दशक के इस वाकये को इमेजिन कीजिए। मशहूर उद्योगपति आदित्य बिड़ला को उनकी कार से खींचकर बेइज्जत करके राज्य से भगा दिया गया था। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उग्र ट्रेड यूनियनों की वो खौफनाक तस्वीर थी जिसने पूरे उद्योग जगत में डर बैठा दिया। आप ही बताइए, कोई भी बिजनेसमैन ऐसे माहौल में अपना पैसा क्यों लगाना चाहेगा? और बात सिर्फ वहीं खत्म नहीं हुई। कभी समोसे के आकार जैसी छोटी सी बात पे हड़ताल कर देना, तो कभी सिंगूर में टाटा नैनो जैसे बड़े प्रोजेक्ट को पॉलिटिक्स के चलते बाहर का रास्ता दिखा देना। इसका असर क्या हुआ? आज बंगाल में दुर्गापुर जैसे कुछ पुराने इंडस्ट्रियल टाउन्स को छोड़ दें तो कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं है। युवाओं को काम के लिए पलायन करना पड़ रहा है। नई सरकार के सामने इन उद्योगों को वापस लाने का एक बहुत बड़ा टास्क है। चलिए अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है, सुशासन और कानून व्यवस्था। नई सरकार के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेकलिस्ट बहुत लंबी और टफ है। सबसे पहले तो गांव-गांव तक फैले कट मनी वाले करप्शन को जड़ से उखाड़ना होगा। उधर पुरानी सत्ता के कैडर बदले की भावना से काम कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल करना होगा। वामपंथियों का अग्रेशन भी एक अलग सिरदर्द है। लेकिन सबसे जरूरी बात, राजनीतिक हिंसा का जो पुराना टेम्पलेट है ना, उसे हर हाल में रोकना होगा। प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि फोकस सिर्फ और सिर्फ विकास पर होना चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज की पॉलिटिक्स को सुधार कर इमीडिएट रोजगार पैदा करना भी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए।
एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमारा 5वां पॉइंट है पार्टी के खुद के अंदरूनी समीकरण और अल्पसंख्यक वोटर्स। अब सत्ता के गलियारों में सबसे हॉट गॉसिप क्या है? यही कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या कमान पुराने और वफादार नेताओं जैसे दिलीप घोष या सुकांत मजुमदार के हाथ में जाएगी, या फिर शुभेंदु अधिकारी जैसे न्यू एंट्री वाले पूर्व टीएमसी नेताओं को जिम्मेदारी मिलेगी? ये इंटरनल बैलेंस साधना एक बहुत ही नाजुक काम है। और इस गुटबाजी का एक और एंगल भी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2011 में जहां आरएसएस की सिर्फ 500 शाखाएं थीं, वहीं आज ये आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया है। संगठन के इस मैसिव ग्रोथ ने कैडर के अंदर ओल्ड वर्सेस न्यू का एक डायनामिक खड़ा कर दिया है, जिसे हैंडल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। और इन सब के बीच हम बंगाल की डेमोग्राफिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना जैसे इलाकों में माइनॉरिटी वोट्स बहुत क्रूशल हैं। हुमायूं कबीर और शाहजहां शेख जैसे चेहरों से डील तो करना है, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव क्रैकडाउन से बचना होगा, वरना सोशल टेंशन भड़क सकती है। सरकार को हर हाल में सभी समुदायों को साथ लेकर चलने वाला एक मॉडरेट और लिबरल रास्ता ही अपनाना होगा। तो फाइनली इन सारे रिस्क और चैलेंजेस को देखते हुए आइए आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, बंगाल की आगे की राह क्या है। जरा थोड़ा जूम आउट करके नेशनल पिक्चर देखिए। इस नए पूर्वी त्रिकोण को समझना बहुत जरूरी है। बिहार, उड़ीसा और अब बंगाल, ये तीनों एक साथ आने से एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल और रिसोर्स एडवांटेज मिल गया है। 29 में से 22 राज्यों में सत्ता होने का सीधा मतलब है कि केंद्र और राज्य मिलकर विकास का एक ऐसा मॉडल खड़ा कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो अभी रीजनल पार्टीज का मॉडल एक क्राइसिस से गुजर रहा है। ममता बनर्जी 70 के दशक में है और अभिषेक बनर्जी के साथ उनके मतभेद अब छुपाए नहीं छुप रहे। हालांकि टीवीके के विजय जैसे कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं। खैर, आने वाले 1 साल में हमें नई नीतियों, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन की एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। और याद रखिए, अगले 10 से 15 साल एक मेक और ब्रेक विंडो होंगे। या तो वादे पूरे करके डिलीवर करो, या फिर वोटर्स के भयंकर गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहो। तो चलिए इस विश्लेषण को हम इस एक चुभते हुए सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ये इतना बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट सचमुच विकास का एक नया सवेरा लेकर आएगा, या फिर बंगाल के इतिहास की भारी दीवारें इन सारे वादों को हमेशा के लिए कुचल देंगी? आप क्या सोचते हैं? इस डीप डाइव में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको बंगाल चुनाव के नतीजों के पीछे की इस हिडन पिक्चर को समझने में मजा आया हो, तो फटाफट स्टडी इन बिहार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। खुश रहें, सीखते रहें और ऐसे ही शानदार विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।